मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहते चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, 1857 की क्रांति, जिसे इतिहास में महाविद्रोह के तौर पर भी जाना जाता है। मैं बताऊंगा आपको 1857 का विद्रोह क्या है। आप लोग इस विद्रोह के बारे में कई सारे विषयों पर मेरे साथ चर्चा करते रहेंगे, जैसे इस विद्रोह के दौरान किस आंदोलनकारी ने जिहाद का नारा लगाया। सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में तेजी से मुझे बताइए। आप बताएंगे मुझे कि इस विद्रोह के दौरान मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और गोरखपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन विद्रोही हमारा सैनिक कर रहा था, कौन भारतीय था जिसने कहीं ना कहीं इस विद्रोह के दौरान कमल और रोटी को इस विद्रोह का चिन्ह बनाने का कहीं ना कहीं मशवरा दिया आपके। वो कौन विद्रोही थे जो नेपाल में जाकर छिप गए और वो कभी वापस नहीं लौटे आपके। इन सब विषयों में सर्च करते रहिए और तेजी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए लिख करके कि इनके सही उत्तर क्या है। मैं आपसे चर्चा करूंगा 1857 का विद्रोह को क्या मात्र एक सैनिक विद्रोह कहा जाता है, इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह से बढ़कर के क्यों इसे भारत का राष्ट्रीय पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, आखिर वो कौन सी घटनाक्रम रहा जिसके चलते से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इन सब बहुत सारे पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर पढ़ाई की पंचायत पर, यहीं पर मेरी आपसे बातचीत होगी। और मैं आपसे आज जो बात कर रहा हूं वो चैप्टर 3 पर। ये जो हमारी बुक है पढ़ाई की पंचायत, इस पढ़ाई की पंचायत के बुक में से मैं आपके लिए 3rd चैप्टर लेकर आया हूं, क्योंकि मैं पहले अब पिछले 2 वीडियो में आपसे यूरोपियों का आगमन इसके चैप्टर 1 में और उसके बाद में कर्नाटक के युद्धों पर चैप्टर नंबर 2 में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं इसी पढ़ाई की पंचायत की जो बुक दिखाई दे रही है सामने आपको, इस बुक के 3rd चैप्टर पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। और चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे कि आखिर कैसे 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, आखिर क्या कौन सी वो परिस्थितियां रही जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया, इस विद्रोह का स्वरूप क्या है, इसका प्रकृति क्या है और आखिर में इसके परिणाम क्या हुए। इन सब पहलुओं में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कोई विद्यार्थी ऐसा ना बचे जो इसे सब्सक्राइब करने चूके, क्योंकि ये वही बात है जहां से प्रश्नों का बनना तय है। और मैं आपको लिए चलता हूं वहीं पर जहां मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से, और मैं बात करूंगा आपसे यहां पर 1857 के एक महाविद्रोह पर। इसे हमारे यहां महाक्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। आप यहां देखेंगे कि कैसे ये विद्रोह हमारे यहां एक महाविद्रोह के तौर पर उभर के सामने आया और वो कौन कौन सी परिस्थितियां रही जिन्होंने इस विद्रोह को एक महाविद्रोह का स्वरूप दिया। आप लोग जानते होंगे कई विद्वानों में इसको लेकर मतभेद रहे हैं। बहुत सारे विचारकों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से मत दिए। मैं आपको बताऊंगा आखिर इस विद्रोह की प्रकृति। सब लोग पहले विद्यार्थी हमारे इसको नोट डाउन करेंगे। प्रकृति का मतलब नेचर से होता है, या प्रकृति को मैं अपनी भाषा में स्वरूप भी कहता हूं। आखिर इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, प्रकृति क्या थी, अर्थात नेचर क्या था। तो इस संदर्भ में विद्वानों ने कई सारे मत दिए, जैसे कि बहुत फेमस मत है आपके संदर्भ में, और वो बहुत मत अक्सर एग्जाम में आता है। कुछ लोगों ने इस विद्रोह को कहा है आपके कि ये एक मात्र, जैसे एक बहुत बड़े विद्वान है, उनका नाम है सीले, ये अंग्रेज विद्वान है सीले। इन्होंने कहा ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उन्होंने कहा है ये केवल एक सैनिक विद्रोह था, यानी कि इस विद्रोह में सैनिक विद्रोह से अलावा कुछ नहीं था, अर्थात इस विद्रोह में केवल सैनिकों ने भाग लिया। तो इन्होंने इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह के तौर पर घोषित कर दिया है। जबकि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान है आपके, आपने नाम सुना होगा उनका, वीडी सावरकर। क्या नाम उनका? वीडी सावरकर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर का स्टेटमेंट है। वीडी सावरकर का मतलब यहां पर विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कहा यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह नहीं है, बल्कि भारत का पहला, ये रहा भारत का पहला स्वतंत्रता, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये आपने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया है, यानी कि ये भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध की लड़ाई में ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये वीडी सावरकर ने कहा, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बेंजामिन डिजरायली एक बहुत बड़े नेता है, बेंजामिन डिजरायली, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े डिजरायली, ये संसद में उस समय बहुत बड़े एक नेता हुआ करते थे और बाद में ब्रिटेन की राजनीति में आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इन्होंने कहा कि यह विद्रोह सचमुच राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि इन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया, अर्थात
इन्होंने खारिज कर दिया उन बातों को, जो कि कुछ अंग्रेज ये कह रहे थे कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था। कुछ लोगों ने कहा है कि भारत जो अंग्रेज थे ईसाइयत के विरुद्ध विद्रोह था। कुछ लोगों ने कहा है कि मुस्लिमों की सोची समझी रणनीति थी। इसके स्वरूप के बारे में, इसके नेचर के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वाकई में ये एक सैनिक विद्रोह था, इन सब बातों का, और मैं बताऊंगा कैसे क्या ये सैनिक विद्रोह था। ये अभी हमने कई सारे विचारकों का अभी आपने विचार देखे यहाँ पर, क्या ये केवल एक सैनिक विद्रोह है, क्या ये विद्रोह सैनिक विद्रोह से बढ़कर एक व्यापक जन विद्रोह था। व्यापक, तो मैं इन सब बातों में व्यापक जन विद्रोह था, क्योंकि आप जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जन विद्रोह का होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करूंगा मैं आपसे, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बात यह है कि इस विद्रोह के संदर्भ में कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, क्योंकि कभी भी कोई घटना एकाएक घटित नहीं होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं निहित होती हैं। तो भले ही ये विद्रोह वर्ष 1857 में आरंभ हुआ, यहां पर इस विद्रोह का जो आरंभ में शुरुआत है, भले ही वो आपके 1857 में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके गर्त में पीछे इसके जो घटनाक्रम हुआ है, उन घटनाक्रमों की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मैं बताऊंगा उन पहलुओं को आपको कि आखिर वो कौन कौन से कारण रहे जिन घटनाओं ने इस विद्रोह में बहुत बड़े पैमाने पर एक ऐसी घटना को जन्म दिया, एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो धीरे धीरे सुलगते सुलगते एक महाविद्रोह के शक्ल के रूप में 1857 में हमारे सामने आया। लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, कहां पर, यहां पर 1757 यानी प्लासी के वॉर से, और 1857 यानी मैं आपको यहां 100 वर्षों में, पिछले ये 100 वर्षों में लेके चला गया आपको यहां से। आखिर उन 100 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जिन्होंने इस विद्रोह को कहीं ना कहीं एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप प्रदान किया, जिसके चलते ये एक महाविस्फोट के तौर पर सामने आया। तो आप यहां देखेंगे इस विद्रोह के पीछे कुछ सामाजिक धार्मिक, कौन से, कुछ सामाजिक धार्मिक कारण इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं आपके। इन कारणों को नकार नहीं सकते हम आपके। एक बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण इस विद्रोह के पीछे निहित रहे आपके। इस विद्रोह में कहीं ना कहीं यहां पर जो आर्थिक कारण है, कौन से कारण है, इनमें मैं बारी बारी से अब चर्चा करूंगा। आर्थिक कारण है, कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक कारण है आपके इस व्यवस्था में, आपके कौन से प्रशासनिक कारण है, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण जिन्हें हम कहते हैं सैनिक, जो आप कहते हैं सैनिक कारण, आपके सैन्य कारण है, आपके कुछ सैनिक कारण भी इससे जुड़े हुए हैं आपके। ये सब घटनाक्रम ऐसे हैं जो इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं आपके हमारे यहाँ पर, मैं सामाजिक धार्मिक कारणों की बात करूं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के अंत में ही हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे घटनाक्रम होने लग गए थे। आप देखते होंगे यहाँ पे कि जब हमारे यहाँ पर 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था आपके, तो उस समय एक बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ आरंभ हो रही थी आपके। और जब अंग्रेजों ने 1757 का जो हमारे यहाँ विद्रोह हो रहा था आपके, तो 1757 के विद्रोह के बाद यहाँ पर ये रहा, जो ये 1757 की जो प्लासी की घटना हुई है, इसके बाद अंग्रेजों ने यहां थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, शोषणकारी नीति को, यहां से शोषणकारी नीति को उन्होंने यहां पर जन्म दिया है आपके। और इनका मैंने बताया पीछे, इनका जो अधिकाधिक जो उद्देश्य है वो केवल आपके व्यापार पर कब्जा, व्यापार से अधिक लाभ, इनका जो मूल प्रयोजन है वो है अधिक से अधिक लाभ कमाना, यानी कि किसी भी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको लाभ पहुंचाना, और जो अंग्रेज थे उनको लाभ पहुंचाना बढ़ता है। इसका जो मूल प्रयोजन है वो ये है। मैं बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जनजातियों ने विद्रोह किए, सन्यासी विद्रोह, बहुत सारे घटनाक्रम पीछे घटित हुए आपको। और आपने देखे होंगे आपके कि सन्यासी विद्रोह इस 1857 से पीछे हो चुका है। एक फराजी विद्रोह है वो हो चुका है इससे पूर्व में आपके। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ऐसे कई छोटे छोटे सैनिक विद्रोह हो चुके हैं आपके। ये बंगाल में होने वाले विद्रोह आपके। इसके अलावा जो संथाल विद्रोह है ये एक जनजाति विद्रोह है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो भीलों का विद्रोह है, भील हैं, जो गोंड हैं आपके, ये खोंड विद्रोह है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का ही परिणाम थे। लेकिन जो बड़ी भूमिका निभाई है वो निभाई है सामाजिक और धार्मिक कारणों ने। और अंत में बताऊंगा मैं
इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग आपके। मैं उस पहलू पर आऊं उससे पहले मैं लॉर्ड डलहौजी की कुछ ऐसी नीतियों को, डलहौजी की नीतियों के संदर्भ बात करूंगा आपसे कि जो डलहौजी की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं इतनी घातक सिद्ध हुई। डलहौजी की जो नीतियां हैं और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जो सामाजिक धार्मिक जो सुधार हैं, उन्होंने भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जो हस्तक्षेप किया, जो इंटरफियर किया, वो परिणाम कहीं ना कहीं इस विद्रोह का प्रमुख कारण बन गया। आपने देखा होगा डलहौजी की हड़प नीति, कौन सी नीति? डलहौजी की हड़प नीति। इसे हम लोग विलय की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको विलय की नीति भी कहते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर चूंकि डलहौजी की नीति नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल उन कारणों को बता रहा हूं जिसके चलते जनता में एक उद्वेलन आया है, गुस्सा आया है, एक रोष उत्पन्न हुआ है जनता में। और डलहौजी ने क्या किया है? हड़प नीति के अंतर्गत गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया। गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया। गोद निषेध प्रथा को लागू कर दिया, अर्थात जिन राजाओं के अपनी संतानें नहीं है उनके उत्तराधिकार को मान्यता नहीं मिलेगी। दत्तक पुत्र को यहां पर दत्तक पुत्र को लेने पर इसने रोक लगा दी और कहीं ना कहीं ऐसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जिनके अपने पुत्र नहीं थे, अर्थात दत्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड सन थे जिन राजाओं के, उन राज्यों को ब्रिटिश जो उपनिवेश था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो उस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया आपके। ये डलहौजी की सोची समझी रणनीति थी आपके। और इस क्रम में सबसे पहले 17 राज्य को हड़पा गया, आपको मालूम होगी। ऐसे 17 राज्य से बहुत सारे राज्य हैं और इस क्रम में यह कार्य सबसे पहले डलहौजी ने आते ही या 1848 में यहां पर किया। और डलहौजी ने इस क्रम में आपके कई देशी रियासतों को हड़प लिया क्योंकि उन राजाओं की अपनी संतानें नहीं थी आपके। और आप देखेंगे इस क्रम में आपके यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ झांसी है ये भी इसी का कोप भाजन बना, आप जानते होंगे। और जो नागपुर है वो भी इसी का कोप भाजन बना है आपके यहाँ पर नागपुर। ये घटनाक्रम आपके यहाँ 1853 की घटना है आपके, ये 1854 की घटना है, ये बड़ी घटना मानी जाती है हमारे यहाँ। ऐसे कई सारे राज्य थे जिन्होंने डलहौजी ने केवल इस आधार पर हड़प लिया क्योंकि उन राजाओं के अपने पुत्र नहीं थे, उन राजाओं के पास दत्तक पुत्र थे, अर्थात उन्होंने एडॉप्टेड सन को गोद लिया हुआ था, उन्होंने परिवार के लोगों को गोद लिया था, इन्हें उन्होंने मान्यता नहीं दी और इन राजाओं के राज्यों को उन्होंने हड़प लिया। हद तो उस समय हो गई जब कहीं ना कहीं जो अवध क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? जो अवध राज्य है, जो कि अंग्रेजों के लिए अभी तक एक बफर स्टेट हुआ करता। क्या हुआ करता था? अभी तक एक बफर स्टेट हुआ करता था। बफर स्टेट जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बफर स्टेट का मतलब यहाँ पर अंग्रेजों को हमेशा सपोर्ट करने वाला स्टेट, हमेशा उसका मध्यस्थ राज्य जिसने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन डलहौजी ने इस राज्य को भी कुशासन का आरोप लगा, कुशासन के आधार पर उस समय हड़प लिया जब ये क्षेत्र कहीं ना कहीं अंग्रेजों का मित्र बना हुआ था, यानी वर्ष 1856 में। आप जानते हैं इस समय अवध का नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। ये उस समय अवध के नवाब थे, वाजिद अली शाह। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन से कारण रहे। चूंकि उस समय सेना में, विशेष तौर पर बंगाल की सेना में एक बड़ा वर्ग था जो कि अवध का था। यानी कि मैं बता सकता हूं आपको उस समय बंगाल की सेना में, बंगाल की जो सेना थी उसमें जो हमारा उच्च वर्ग था, यहां पर उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे बतौर सैनिक, ये सब कहां के थे? अवध के थे। ये आपके लिए बहुत गौर करने वाली बात है। चूंकि अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया है, तो अवध के जो सैनिक बंगाल में भी सेवाएं दे रहे थे अंग्रेजों को, तो उनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति एक गुस्सा यानी रोष उत्पन्न हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक बड़ी घटना यहां पर उस समय घटित हो गई आपके, जब कहीं ना कहीं 1850 में, आपको ज्ञात होना चाहिए यहां पर, यहाँ जो 1850 घटना वो घटना मानी जाती है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लिए एक उत्तराधिकार, यहाँ पर उत्तराधिकार, ये रहा, हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार से जुड़े विषय पर कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। अर्थात जो हिंदू कहीं ना कहीं जो ईसाई धर्म को, ये रहा, जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, उन हिंदुओं को उनके उत्तराधिकार में अधिकार मिलेगा। अर्थात जो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें उनकी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। संपत्ति के अधिकारी
संपत्ति के अधिकारी वही हिंदू बनेंगे जो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। यानी ईसाई धर्म को आपने स्वीकार किया तो आप संपत्ति के वारिस बनेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इससे हिंदुओं में विशेष तौर पर गुस्सा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, उनके मन में गुस्सा है, लेकिन अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया है। उन्होंने कहा मौका मिलेगा तो बता देंगे, पर अभी नहीं बता रहे हैं, मौका मिलेगा तब बताएंगे। फिलहाल उनमें गुस्सा है क्योंकि आपने उत्तराधिकार के नियम के अंदर ऐसी बात बना दी कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म को, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें आप ईसाई बनाना चाहते हैं, तो उनके अंदर एक उद्वेलन आया, एक गुस्सा फूटा उनके अंदर आपके। और एक बड़ी बात यह थी कि ईसाई मिशनरियों के प्रसार को आपने, जो ईसाई मिशनरी हैं, उन ईसाई मिशनरियों को और अधिक, यहां पर जो ईसाई मिशनरी थे उनको, ईसाई मिशनरियों को, ये रहा, ईसाई मिशनरियों को यहां पर धर्म परिवर्तन के लिए, आपने धर्म परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए यहां पर ये खुली छूट दे दी आपके, खुली छूट दे दी आपके। इससे कहीं ना कहीं यहां के लोगों को अपना धर्म खतरे में नजर आया आपके। ये सामाजिक धार्मिक ऐसे कोई क्रियाकलाप हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया आपके। और इस क्रम में जो एक बड़ा काम हुआ था वो 1829 में, आप जानते होंगे ये वही डेट है जब भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी, अर्थात कोई महिला को जबरन अगर मरने के लिए मजबूर करेगा पति की मृत्यु के बाद में, सती प्रथा पर अंग्रेजों ने रोक लगाई। और वो रोक लगाने वाला कौन था? बेंटिक था। एक ऐसी सामाजिक प्रथा थी ये। यद्यपि आज के संदर्भ में इस प्रथा को अच्छा कहा जाता है आपके, लेकिन जो भारत का जो एक कट्टरपंथी, भारत का जो एक ऐसा जो एक प्रबुद्ध एक कट्टर वर्ग था भारत का, जो कि इन प्रथाओं का हिमायती था, इन प्रथाओं का समर्थक था कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो महिला का, यानी उसकी पत्नी का मरना जरूरी है, उसको भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए। तो उनके मन में बात आया कि महिलाओं को उनके पति के साथ सती क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। उन्हें बुरा लगा और उन कट्टरपंथी जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जो इस प्रथा का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कहा मौका मिलेगा तो बता देंगे। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अभी तो वो कुछ कर नहीं पाए। 1829 में सती प्रथा के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग था, अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन समाज का जो हमारा भारतीय कट्टरपंथी सामाजिक समुदाय था वो इस प्रथा का समर्थक था, और उनमें इसके लिए, बेंटिक के लिए और इस प्रथा के लिए बड़ा भारी प्रेम था। वो इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। इसके अलावा ठगी प्रथा पर रोक लगी। यहाँ पर ठगी प्रथा पर, यह भी एक बहुत बड़ी बात थी, यह भी कहीं ना कहीं बेंटिक का क्रियाकलाप था। तो ठगी प्रथा पर रोक लगी, तो इसको भी भारत के लोगों ने, यहाँ के विशेष तौर पर कुछ समुदाय के लोगों ने गलत माना और वो लोग बेरोजगार हुए। जब अंग्रेजों ने चालाकी से यहाँ के राज्यों को हड़पना चालू किया, तो हड़पने के फलस्वरूप जो राजा तो बेरोजगार हुए, प्लस जो प्रजा थी वो प्रजा भी निसहाय हो गई, असहाय हो गई। और जो वहां सैनिक वर्ग के, जो वहां के किसान, जो लोग थे जो अपनी सैनिक सेवाएं दिया करते थे, वो सैनिक बेरोजगार हो गए। अब वो सैनिक मारे मारे घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर उद्वेलन था, गुस्सा था। यहां तक कि एक बड़ी घटना यहाँ एक और घटित हो गई आपके, जब 1856 में एक ऐसा कानून जारी कर दिया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कैनिंग की उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे आपके यहाँ पर, ये व्यक्ति उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता। कौन था ये व्यक्ति? 1856 में ये भारत का उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। यद्यपि ये बाद में, इस विद्रोह के बाद में भारत का वायसराय बन जाएगा। ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और इसके समय में एक बड़ी घटना कैनिंग के जमाने हो गई कि इन्होंने क्या किया, एक ऐसा नियम बना दिया कि यदि कोई जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, उन्हें अपनी सेवाएं भारतीय सैनिकों को, ये रहा, भारतीय सैनिकों को, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके, भारतीय सैनिकों को अपनी सेवाओं को विदेशों में देना होगा। सेवाओं को विदेशों में देना अनिवार्य कर दिया। विदेशों में देना अनिवार्य कर दिया, अर्थात उन्हें समुद्र पार करना ही होगा। ये जो घटना घटित आपके यहाँ पे हुई है, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी आपके, क्योंकि जो ये अनिवार्य कर दिया कि आप भारतीय सैनिक का दिए हैं, तो आप ये नियम यहां बनाए 1856 में, यानी विद्रोह से जस्ट एक साल पहले, लगभग बता रहा हूं मैं आपको। तो कहीं ना कहीं ऐसा नियम बना दिया। ये विद्रोह के लिए बड़ा उत्तरदायी कारण माना जाता है, क्योंकि भारतीय लोग समुद्र को अपना देवता मानते थे और वो समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे। समाज में हमारा एक ऐसा धार्मिक वर्ग था जो अपनी सेवाएं दे रहा था सैनिकों के रूप में, वो किसी भी स्तर पर समुद्र को पार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब ऐसा नियम बना दिया कि आप सैनिक रहेंगे तो आपको समुद्र पार करना होगा, इससे कहीं ना कहीं भारतीय, जब वो लौटकर सैनिक अपने गांव की ओर आए, तो उन्हें भारतीय समाज के लोगों ने अपधर्मी कहा
विधर्मी कहा, अपने धर्म को नष्ट करने वाला कहा, और उन्हें गांव से विस्थापित होना पड़ा। गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया कि तुम समुद्र देवता पर पैर रखकर आए हो। इसे उन्होंने गलत माना कहीं ना कहीं। मैं बताऊंगा आपको एक बात आपके कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं, उन आर्थिक नीतियों ने जहां हमारे जो किसान हैं उन किसानों को चौपट किया, किसानों को चौपट किया। जो छोटे जमींदार हैं इनको बर्बाद किया, आपके जमींदारों को। इसके अलावा जमींदारों को बर्बाद किया। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग हमारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। व्यापारी वर्ग था, क्योंकि उस व्यापारी वर्ग को कोई कच्चा माल प्राप्त नहीं हुआ, वो बेकार हो गया। किसानों से जो लगान की दरें वो बहुत ज्यादा ऊंची थी आपके, और जमींदारों को जो उगाई थी वो उगाई के लिए बाध्य किया गया उन्हें। और जो शिल्पी थे, शिल्पकार थे, यहाँ के जो कारीगर थे, ये शिल्पकार भी बेकार हो गए। जो बुनकर थे वो बेकार हो गए आपके, क्योंकि उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हुई। मैं बताऊंगा बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके कि जो भारत कपड़ा की राजधानी कहलाता था, मैं यहां लिखूंगा आपको, जो भारत कपड़ा की काय की जो भारत कपड़ा की राजधानी कहा था, कपड़ा की राजधानी था भारत आपके, उस भारत को यहां से कच्चे माल को ब्रिटेन को भेजा गया और बने बनाए भारत को, बने बनाए भारतीय बाजारों को कपड़ों से भर दिया गया। कपड़ों से भर दिया गया, कपड़ों से भर दिया गया, यानी कि भर दिया गया। यानी मैं कह सकता हूं आपको कि जो व्यापार का लाभ है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। किसानों को कच्चा माल ने, किसानों को उनसे ज्यादा लगान वसूला गया, और मजदूरों को शहरों में कच्चा माल ही नहीं मिला, जिससे जो हथकरघा उद्योग है, जो शिल्प उद्योग है, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं कह सकता हूं आपको कि एक और जहां कपड़ा उद्योग खत्म हुआ भारत का, कहीं ना कहीं जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग है वो भी बर्बाद हुआ। और जो हमारे लिए जो अपने जो सैनिक जो थे वो किसानों के परिवार से ताल्लुकात रखते थे। जब कहीं ना कहीं सैनिकों को अधिक लगान चुकाने के लिए बाध्य किया गया, तो वो जो सैनिक वर्ग से लोग आते थे उनमें अपने परिवार की स्थिति देख करके कहीं ना कहीं रोष था, एक गुस्सा था। अब मैं बताऊंगा आपको उस घटनाक्रम को जो सैनिकों को लेकर है, जो सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता था। सैनिकों के साथ जो बड़ा भेदभाव होता था बौद्ध स्तर पर। मैं ये बताऊंगा आपको, इनको ना तो अच्छा खाना मिलता है सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक हैं, मैं यहीं से क्या करूंगा, इन्हें कोई अच्छा खाना, यहां लिखूंगा, इन्हें कोई अच्छा खाना बिल्कुल नहीं मिलता है। इनकी जो बैरक है, जहां ये रुका करते थे, या ठहरने का स्थान है, वो बिल्कुल घटिया किस्म की, बहुत घटिया हुआ करती थी। यानी कि उनमें कोई भी सुविधा नहीं होती थी आपके, अच्छा इन्हें खाना नहीं मिलता है। जो बैरक है वो घटिया बनी हुई थी, अंग्रेजों के लिए अच्छी बैरक बनी हुई थी। और इसके अलावा जो वेतन भत्ते थे, जो वेतन भत्ते हैं, वो इन्हें बहुत ही कम मिला करते थे। वो इतने नाकाफी थे, वो बहुत कम होते थे, जिनसे इनके स्वयं के खर्चे नहीं चला करते थे। इसके अलावा जो इनको जो वर्दी दी जाती थी, वो वर्दी एकदम दोयम माने बहुत कमजोर किस्म की घटिया पहनी हुई अंग्रेज द्वारा होती थी आपके। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर, वो ये बात थी, इन्हें सूबेदार से ऊपर, यानी ये कभी भी सूबेदार से ऊपर बन नहीं सकते थे। इनकी हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार होती थी, इससे ऊपर इन्हें जाने का अधिकार नहीं था। अर्थात इनके प्रमोशन नहीं होते थे आपके। लेकिन अगर कोई अंग्रेज सिपाही आया है तो वो बहुत जल्दी इनका अधिकारी बन जाया करता था। इस बात को लेकर इनमें गुस्सा था, प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होते थे इनके। और ये सूबेदार से ऊपर तो कभी गए ही नहीं आपके, ये हाईएस्ट पोस्ट थी हमारे यहाँ पर आपके। मैं कह सकता हूं आपके कि हमारे यहाँ पर जो सैनिक भर्ती होते थे आपके, उनके साथ भेदभाव होता था। खाने के स्तर पर, उनके वर्दी के स्तर पर, उनके रहने के स्तर पर, उनके चाल चलन के स्तर पर उन पर आरोप लगाए जाते थे, और जरा सी बातों पर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था। इससे भारतीय सैनिक अपने साथ एक बड़ा भेदभाव मानते थे। अब वो घटना बताऊंगा मैं आपको, जिस घटना ने कहीं ना कहीं जो बड़ा अंजाम दिया। मैंने राजनीतिक कारण बताया, आर्थिक बताया, धार्मिक बताया, अभी सैनिक बताया, कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा आपको उस कारण को, जिस घटना ने इस विद्रोह को महाविद्रोह के तौर पर जन्म दिया। वो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण कहलाता है, उसे इमीडिएटली कॉज कहते हैं, तात्कालिक कारण कहते हैं। मैं वहीं आऊंगा, जो मेरी मूल चर्चा है आखिर इस विद्रोह का, वो तात्कालिक कारण कौन सा है जिसके चलते ये विद्रोह पन पाया। उसे कहा जाता है वो चर्बी युक्त कारतूस। वो चर्बी युक्त कारतूस रहे, कौन से रहे, वो चर्बी युक्त कारतूस हैं जिसके चलते ये विद्रोह पनपा है।
तो मैं बताऊंगा आपको, मैंने बताया सैनिकों में विद्रोह कहां पर था, वो इस इंतजार में थे कि कभी ना कभी उन्हें मौका मिले, और मैंने कहा मौका मिलेगा तो बता देंगे। उन्हें मौका मिला उस समय जब एक ऐसी अफवाह फैली या कोई ऐसी घटना घटित हुई, कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने अभी यही 1857 में एक बड़ी घटना हो गई यहां पर, और वो घटना ऐसी मानी जाती है कि एक इनफील्ड राइफल, कौन सी राइफल, एक इनफील्ड राइफल आई है, इनफील्ड राइफल आई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस राइफल को किसके स्थान पर लाया गया, ब्राउन बेस, एक राइफल होती थी, ब्राउन बेस राइफल होती थी, इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इस राइफल को लाया गया है, और ये वही राइफल है आपके, यानी इस राइफल को लाया गया है और ब्राउन बेस राइफल को अब हटा दिया गया आपके, और इस इनफील्ड राइफल को सेना में अनिवार्य कर दिया आपके। और ये इनफील्ड राइफल वही है जो चर्बी युक्त कारतूसों से चला करती थी, और ऐसी अफवाह थी उस समय कि जो आपका कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर, किसकी, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और उसका खोल जो था किसका, आपके कारतूस का, बुलेट का एक खोल था, जो कवर था ऊपर वाला दांत से काटना पड़ता था, ऐसी मान्यता है। इसको लेकर के सेना में एक भारी उद्वेलन था, उनमें एक विद्रोह की भावनापन भी। अब मैं बताऊंगा आपको, कहीं ना कहीं इस विद्रोह का जो प्रारंभिक, अभी विद्रोह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भारत में चर्बीयुक्त कारतूसों की पहली जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, वो प्रतिक्रिया और कहीं से नहीं बल्कि बंगाल से वो चिंगारी उठी, बंगाल से वो चिंगारी आई, और वो चिंगारी को लाने वाला कौन था, मंगल पांडे, जो बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस मंगल पांडे ने कैसे वो चिंगारी लगाई, तो मैंने अभी आपसे पूछा इस विद्रोह के दौरान किसने जिहाद का नारा दिया, आप सर्च करते रहिए कमेंट बॉक्स में 23 बताइए, जब तक मैं आऊं तब तक 23 सर्च करके बताइए जिहाद का नारा देने वाला वो कौन विद्रोही क्रांतिकारी था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद घोषित कर दिया, यानी हमारा धर्म खतरे में। इस आंदोलन में बरेली में कौन विद्रोही था जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, सर्च करते रहिए। मैं पुनः कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ लाइक तो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको उस घटना को जिस घटना ने मंगल पांडे को मजबूर कर दिया। कौन है वो भारत का सिपाही, वो मंगल पांडे वीर था भारत का, वो भारत का वो सपूत, वो बेटा था। इस मंगल पांडे को जब बंगाल में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बंगाल में वो कौन सी रेजिमेंट है, बंगाल में, तो आप बताएंगे वो 34वीं रेजिमेंट। कौन सी है वो, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है, 34वीं, ये नेटिव इन्फेंट्री, यहां पर इन्फेंट्री ये वाला, इसको आप लिख के जाएंगे, ये 34वीं नेटिव, इसे एनआई कहते हैं हम लोग, एनआई माने नेटिव इन्फेंट्री होता है। 34वीं ये नेटिव इन्फेंट्री है, वो जवान इसी का था आपके, यहां से इसको आप याद कर लेंगे। आपके इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा था। और इस मंगल पांडे को, इस हमारे युवा को जब चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के लिए बाध्य किया गया, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के लिए बाध्य कर दिया कि आपको ये कारतूस चलाने ही पड़ेंगे, और ये ब्राह्मण वर्ग का ये ऐसा युवा जिसने कहीं ना कहीं अपने धर्म को खतरे में माना, और उसने क्या किया, इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। और यहीं पर 29 मार्च, ये घटना आपको मेरे कहने डेट याद करनी, 29 मार्च को 1857, ये डेट लिखी है मैंने आपको, इस डेट को उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा विद्रोह कर दिया आपके 29 मार्च 1857 को। और उसने क्या किया, पहले अपने ही अधिकारी हेयरसे को गोली मारी। किसको गोली मारी, सबसे पहले उसने हेयरसे को गोली मारी, ये रहा, हेयरसे को गोली मारी, यहां पर आपके ये रहा, गोली मारी यहां पर। और जब उसे और अधिक मजबूर किया गया तो उसने अपने ही अफसर, उसका नाम क्या अफसर का, उस अफसर का नाम जानना जरूरी है, उस अफसर का नाम है, अपने अफसर नाम है बाग, बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक बड़ा कारनामा था भारत के इतिहास में, एक ऐसे वीर का कारनामा, इस हेयर से गोली मारी और बाघ की उसने हत्या कर दी। यहां पर किसने, मंगल पांडे ने, जब उसे मजबूर किया जा रहा था। यद्यपि इस घटना के लिए मंगल पांडे को अपनी जान गंवा करके इसको चुकाना पड़ा, जान में हथेली भी लगाई थी उसने आपके। और इस घटना के लिए मंगल पांडे को, इस कार्य के लिए मंगल पांडे को अंग्रेजों ने एक कठोर दंड दिया। मैं बताऊंगा आपके ये घटना कहां घटित हुई है, तो आप पहले यहां बताएंगे घटना घटित हुई है
कलकत्ता में एक स्थित है बैरकपुर छावनी। कहा नाम है उसका? बैरकपुर छावनी। इसको नहीं भूलेंगे आप लोग, बैरकपुर छावनी। ये कहां पड़ती है आपके? ये कलकत्ता में पड़ती है आपके। और ये कहां है? ये बंगाल में। यानी कि चर्बी युक्त कारतूसों की पहली प्रयोग की घटना कहां घटी है? बैरकपुर छावनी में। इसको हमारे सारे विद्यार्थी रटकर जाएंगे, बैरकपुर छावनी की वो घटना है और ये भूलेंगे नहीं। कहां? ये कलकत्ता में। मंगल पांडे को इस घटना के लिए, जो उसने उसकी हत्या की अधिकारियों की, और इस घटना के लिए उसको यहां पर 8 अप्रैल, यहां इस डेट को आप लिख लेंगे आपके, 8 अप्रैल 1857 को यहां पर फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? उसे फांसी दे दी गई आपके मंगल पांडे को। यानी कि हमारा एक ऐसा वीर, एक भारत की माटी का सपूत, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और उसने प्राण गंवा करके अपने धर्म को बचाया यहां पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको, यह घटना पूरे भारत में उस समय हल्के हल्के तौर पर, उस समय मीडिया नहीं था, समाचार पत्र नहीं थे, घटना को चीजें नहीं थी हमारे पास, भारत में कहीं ना कहीं रोष था। और अब यह हवा फैल रही थी आपके कि अंग्रेज भारतीयों का धर्म पूरी तरह से नष्ट करने वाले, भारतीयों को चौपट करने वाले पूरी तरह से। पहले ही बता चुका हूं, भारतीयों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें तिलक नहीं लगाने दिया जाता है, उनको कई तरह तीर्थ यात्रा कर लगाए जाते हैं। अंग्रेजों कई सारे ऐसी उन पर आरोपण लगाए, कई सारे अकाल पड़ रहे थे, कई सारे बड़े पैमाने भारतीयों की मौत हो रही थी। उन सब के लिए कौन जिम्मेदार था? अंग्रेज जिम्मेदार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक और सैनिकों में तो दूसरी ओर जनता में व्यापक विद्रोह था। इसलिए कहा जाता है ये विद्रोह भले ही सैनिकों ने आरंभ किया, मैंने पूछा तो मैंने पीछे बताया है कि इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा जाए या भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाए। तो मैं बताऊंगा आपको इस क्रम में कि भले ही, यहां से शुरुआत करूंगा आपके, भले ही इस विद्रोह को सैनिकों ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? सैनिकों ने शुरू किया है, इस विद्रोह को यहां से शुरू किया है, लेकिन इसका स्वरूप धीरे धीरे जनता में पहुंच गया। धीरे धीरे ये जनता तक पहुंचा, और जनता तक पहुंचा तो ये क्या हो गया? ये व्यापक हो गया इसका स्वरूप आपके। और ये विद्रोह कहीं ना कहीं भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम बन गया, क्योंकि ये जन विद्रोह बना आपके। और जन विद्रोह इसलिए बना आपके, भले ही इसमें सैनिकों ने भागीदारी के लिए। सैनिक हैं कौन? वो भारत के किसानों और छोटे छोटे मजदूरों के बच्चे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो किसानों के बच्चे थे, वो मजदूरों के बच्चे थे। यहाँ कोई धनाढ्य व्यक्ति का कोई यहाँ नहीं आया सेवा देने के लिए। इसलिए ये जन विद्रोह बना। और जब कोई जन विद्रोह होता है तो उस जन विद्रोह को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता, क्योंकि इससे पहले जो विद्रोह हुए थे आपके, वो विद्रोह कहीं ना कहीं अपनी स्थानीय विद्रोह थे। कैसे विद्रोह थे? वो स्थानीय विद्रोह थे। चाहे वो सन्यासी विद्रोह है, चाहे वो फराजी विद्रोह है, चाहे वो संथाल विद्रोह है, चाहे वो आपका गोंड विद्रोह है, चाहे वो भील विद्रोह है, वो स्थानीय विद्रोह थे। लेकिन भारत में पहला जो संगठित विद्रोह है, यहां बताऊंगा मैं आपको, जो भारत में पहला जो संगठित विद्रोह, यहां पर जो आपको याद करके जाना है, भारत में पहला संगठित विद्रोह है, जो भारत का पहला बड़ा विद्रोह है, संगठित विद्रोह है, भारत का पहला बड़ा विद्रोह है। वो विद्रोह और कोई नहीं बल्कि 1857 का महाविद्रोह है। इसको आप याद करके जाएंगे यहां पर, 1857 का, इसीलिए मैंने इसको महाविद्रोह नाम दिया है। अब मैं बताऊंगा आपको उस घटनाक्रम को कि इस महाविद्रोह की जो शुरुआत हुई है, आप जानते हो मेरठ छावनी से हुई। लेकिन मेरठ छावनी से जब विद्रोह शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत किसने की? तो आपके लिए एक बड़ी घटना बताऊंगा जिससे आप परिचित अभी तक नहीं होंगे, हमारे अधिकांश विद्यार्थी नहीं जानते होंगे कि इस विद्रोह के लिए सबसे पहले कहां से वो घटनाक्रम बना। तो बताऊंगा 24 अप्रैल को, यानी मंगल पांडे तो मर चुका है 8 अप्रैल को, तो यहीं पर एक बड़ी घटना घटी आपके। वो घटना आपके यहां की है, मैं बताऊंगा आपको। 24 अप्रैल की घटना है वो, 24 अप्रैल, इस डेट को थोड़ा देख लेंगे आप लोग। और 1857 की घटना है वो आपके यहां पर। और चूंकि ये डेट इसलिए खास है, चूंकि विद्यार्थी हमारे इस ओर ध्यान कम देते हैं आपके यहां पर, चूंकि ये घटना वही है जब कहीं ना कहीं जो मेरठ में एक सेना हुआ, घुड़सवार सेना हुआ करती थी, उसे बोलते 3LC परेड। ये रहा 3, यहां पर ये 3LC, ये रहा 3LC परेड, यहां पर 3LC परेड, ये रहा परेड, यहां पर कर लेंगे इसको 3LC परेड। यहां पर ये मेरठ में यहां पर ये 90 घुड़सवारों, कितने घुड़सवारों की? 90 घुड़सवारों की एक यहां सेना थी। कितने की? 90 घुड़सवारों की। ये रहा घुड़सवारों की, ये रहा
एक यह सेना थी और इस सेना को यहां पर जब इन कारतूसों को, कौन से वाले, जो चर्बी वाले कारतूस हैं, उन कारतूसों को चलाने के लिए मजबूर किया गया, तो उनमें से 85 सैनिकों ने मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और परिणाम क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही मना किया तो अंग्रेजों ने इन 85 सैनिकों का क्या हाल किया है आप जानते हैं। सेना में क्या होता है, सेना में इनका कोर्ट मार्शल कर दिया। क्या कर दिया, इनका कोर्ट मार्शल कर दिया और इन्हें बड़ी सख्त सजा सुनाई गई आपके, और इन्हें जेल में डाल दिया गया। कहां पर, मेरठ में। ये आपको याद करने वाली बात है। 90 घुड़सवारों में से 85 घुड़सवारों ने चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, उन्हें डिनाई कर दिया, हम नहीं चलाएंगे, मर जाएंगे पर चलाएंगे नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया। अब यह घटना आग की तरह फैल गई पूरे क्षेत्र में आपके, कि कैसे, क्योंकि इन सैनिकों के साथ में कहीं ना कहीं इनके हथियार भी ले लिए गए, इन्हें अपमानित किया गया और इन्हें ये दिखाया गया आपके, तो मेरठ के महिलाओं ने, पुरुषों ने, सारे लोगों ने इनका आपका समर्थन किया कि कैसे हमारे भारतीय सैनिकों का अपमान किया गया है और उन्हें क्यों जेल में डाल दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा घटना को कि कहीं ना कहीं अब इस विद्रोह की शुरुआत हो रही है उस पैदल टुकड़ी से हुई जिसे हमारे यहाँ 20 NI कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई है। यहाँ पर यहां बताऊंगा मैं आपके 1857 के विद्रोह की, ये वाली आपको ये याद करनी है। 1857 के ये विद्रोह की शुरुआत जो होगी, यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत है, ये कम बच्चे जानते हैं किसने करी है आपके, केवल उन्हें यह मालूम है कि इसकी शुरुआत सैनिकों ने करी है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो सैनिक कौन थे। तो वो मेरठ में हमारे वो 20 NI, यहां पर वो 20 NI यानी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे वो आपके। और उन सैनिकों ने, ये रहा, मैं लिखूंगा इसको 20 NI, ये रहा 20 NI के सैनिक थे। और इन सैनिकों ने बिगुल बजा दिया और इस विद्रोह का जो आगाज था, जो बहुत दिन से चल रहा था, और उस आगाज की शुरुआत अब कब हो गई है, यहां पर 10 मई 1857 वो घड़ी आ गई जब इस विद्रोह का होना तय था और ये विद्रोह हुआ यहां पर, और इस विद्रोह की यहां शुरुआत हो गई। और इन्होंने अपने ही अंग्रेज अधिकारियों की ना सिर्फ हत्या की, बल्कि ये वहां से विद्रोह करके अपने साथियों को इन्होंने छुड़ा लिया और अब ये सीधे कहां निकल चले, ये दिल्ली को निकल पड़े आपके। और ये वहीं रात के अंधेरे में चलते हुए आपके, और ये दिन कौन सा था, ये दिन था आपके रविवार। कौन सा दिन था ये रविवार का दिन था आपके, जब ये घटना घटी थी। कब आपके, 10 मई को। तो अगर आपके पेपर में आएगा कि 1857 का विद्रोह कब हुआ है, कब शुरुआत हुई है, तो आप बताएंगे 10 मई को हुआ है, 1857 में हुआ है आपके। और इस विद्रोह के दौरान ये विद्रोही सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया, जेल के दरवाजे तोड़ दिए गए, यहीं से इस विद्रोह का आरंभ हुआ। और अब मैं बताऊंगा ये सीधे दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे, अब ये सीधे दिल्ली पहुंचे यहां पर। और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने सबसे बड़ा कारनामा किया है, वो कार्य था इनका, वहां पहुंचकर के तत्कालीन मुगल शासक, कौन है वो, तत्कालीन मुगल शासक, ये जानते होंगे अभी बात को, तत्कालीन मुगल शासक, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर विद्यार्थी हमारे जानते होंगे। उनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम है, बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम, बहादुर शाह सेकंड ये थे, ये जो कि जफर के उपनाम से भी जाने जाते हैं। ये मेरे सारे विद्यार्थियों को ये बात मालूम होगी। यहां पर बहादुर शाह जफर उस समय मुगल सम्राट थे जिन्हें जफर के उपनाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अब यहीं पर इन्होंने इनको अपना सम्राट घोषित कर दिया, अर्थात मुगल सम्राट जो थे अब तक, इन्हें भारत का फिर से सम्राट बना दिया। और अब मैं कहूंगा पूरी दिल्ली पर इन विद्रोही सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया। क्या कर लिया इन्होंने, अपना कब्जा, यानी पूरी दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरी दिल्ली पर अब कब्जा हो गया, इन विद्रोही सैनिकों कब्जा कर लिया इन्होंने। ये आपको यहां पर याद करना है। यहां से ये बात हो रही है 11 मई की, और 12 मई तक आते पूरी दिल्ली इनके कब्जे में आ गई। ये आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये विद्रोह धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों में फैला। लेकिन ये विद्रोह फैले उससे पहले इस विद्रोह को यहां पर कहीं ना कहीं जो आपके बहादुर शाह जफर हैं, जो बहादुर शाह, ये रे बहादुर शाह द्वितीय हैं, उन्होंने अपने यहाँ जो सेकंड आपके सम्राट थे, इन्होंने बख्त खां को, ये रहा बख्त खां को इन विद्रोहियों का नेता नियुक्त कर दिया। ये रहा, ये विद्रोही सैनिकों का यहाँ पर
विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि जो हमारे यहां पर आखिरी विद्रोह फेल हो रहा है उसमें चर्चा आगे करूंगा। ये विद्रोह फेल हुआ और क्या कारण है पता कि बहादुर शाह एक अच्छे सैनिक संगठन करता है। जो आपके कानपुर के नवाब हैं, क्या नाम उनका, नाना साहब, एक अच्छे संगठन करता है, लेकिन वो अच्छे सैनिकों का नेतृत्व करता नहीं थे। इस बात को मेरे ध्यान देना आपके, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो, चाहे वो नाना साहब हो जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, वो सैनिकों के संगठन करता तो हैं, नीतियों के निर्माण करता तो हैं, लेकिन वो सैनिकों के अच्छे नेतृत्वकर्ता नहीं थे, अच्छे लीडर नहीं थे। कहीं ना कहीं विद्रोह इसलिए भी फेल हुआ, लेकिन मैं फेल पे बाद में बात करूंगा आपके। ये विद्रोह यहां भले ही आरंभ हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने शीघ्र ही दिल्ली पर बहुत जल्दी उस समय कब्जा पा लिया जब उन्होंने सितंबर 1857 में यहां पर कहीं ना कहीं जो आपका उस समय जनरल निकलसन है, कौन, जो जनरल निकलसन है, ये राम जनरल निकलसन है आपके, इसके नेतृत्व में आपके, और बड़ी तेजी से इन विद्रोही आपके सैनिकों को यहां पर कहीं ना कहीं सजा सुनाई गई और इन पर कब्जा कर लिया गया, हरा दिया गया यहां पर। और लेकिन इस घटनाक्रम में निकलसन की मृत्यु हो गई। क्या हो गया, निकलसन की मृत्यु हो गई इसकी भी आपके, ये निकलसन की मृत्यु हुई इस दौरान। लेकिन यहां पर एक बड़ी घटना है आपके जो बताऊंगा मैं। दूसरा जो जनरल था यहां पर आपके लेफ्टिनेंट हडसन था। कौन था, हडसन था। और हडसन ने कहीं ना कहीं आपके बहादुर शाह के दोनों पुत्रों और इसके पौत्र यानी नाती की गोली मारकर हत्या कर दी आपके। इन सबकी हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था, ये हडसन जिम्मेदार था। तो मैं कहूंगा आपको कि निकलसन और हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी जो दिल्ली मई में निकली थी उस मई को केवल यहां सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने पुनः प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, यहां पर पुनः प्राप्त कर लिया आपके, यहां पर अंग्रेजों ने पुनः प्राप्त कर लिया दिल्ली को। ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। और लेकिन ये विद्रोह थमा नहीं है, रुका नहीं है, और इस विद्रोह का जो फैलाव है वो इस प्रकार से हुआ, मैं आपको यहां बताऊंगा, इसलिए आप इसको क्रमशः लिख लेंगे। मैं बताऊंगा आपको ये जो कानपुर में है इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले कानपुर में वो कौन है, वो नाना साहब है। कौन है वो नाना साहब है यहां पर ये। और इनके जो सलाहकार थे नाना साहब के, जो सलाहकार हैं नाना साहब के सलाहकार, वो कौन है, वो अजीमुल्ला है। कौन है, इसको थोड़ा देखें आप लोग, वो अजीमुल्ला हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इस क्रम में बताऊंगा आपको जो आपका बगल में जो लखनऊ क्षेत्र है आपके, यहाँ लखनऊ है, लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल, इनके नाम याद करने आपको, बेगम हजरत महल, ये आपके इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही हैं अपने पुत्र के लिए। और पुत्र का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है बिरजिस कादिर। क्या नाम है, बिरजिस कादिर। ये बिरजिस कादिर आपको पता होगी, ये नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी हुआ करती थी आपके, बड़ी प्रिय पत्नी थी आपके, कौन, बेगम हजरत महल। और ये बिरजिस कादिर उन्हीं का पुत्र हुआ करता था। और कहीं ना कहीं ये लखनऊ अवध की राजधानी था, अवध की राजधानी था। लेकिन अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन के आधार पर डलहौजी ने कब्जा कर लिया 1856 में, इसीलिए बेगम हजरत महल भी इस विद्रोह में शामिल हुई। और कानपुर में कौन शामिल हुए, नाना साहब, जो बिठूर में थे। कहां पर थे, बिठूर। कानपुर में एक जगह, क्या नाम है उसका, बिठूर। आपको एक बात बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आपके, वो बात ये है आपके कि जो कानपुर में क्षेत्र पर था बिठूर, वहां के आपके दत्तक पुत्र किसके, बाजीराव द्वितीय के, किसके, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और अंग्रेजों ने की पेंशन रोक दी और इनको कहा आप चुपचाप पड़े रहिए, आप अधिक मांग मत करिए। और आपको बता देता हूं, बड़ी बात तब हो गई आपके जब विद्रोह से कुछ दिन पूर्व की बात है वो, जब जो लाल किला है, लाल किले में बहादुर शाह जफर के वंशजों को आने पर रोक लगा दी गई। बहादुर शाह जफर के वंशजों को वहां रोक लगा दी गई कि उनका वंशज यहाँ उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, ना उनके वंशज इस लाल किले में आ सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं भारत में एक रोष था, क्योंकि अभी भी मुगलों को भारतीय लोग अपना शासक या सम्राट माना करते थे। बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर ये वाली, कि झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। झांसी में जो गोरखपुर क्षेत्र है, गोरखपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया यहां पर। और मैं बताऊंगा आपको यहां से एक बात कि जो क्षेत्र है बरेली, बरेली में किसने किया विद्रोह का नेतृत्व। और क्षेत्र है आपके जगदीशपुर, यहां पर किसने नेतृत्व किया इस विद्रोह का। और मैं बताऊंगा आपको जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका, उसका नाम है आपके फैजाबाद। क्या नाम है, फैजाबाद को आज हमारे यहां अयोध्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
इसको आज अयोध्या कहते हैं आपके यहाँ पर। तो ये सारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारे विद्रोही जो हमारे नेता थे, इनको अंग्रेजों ने विद्रोही कहा, लेकिन हमारे लिए हीरो थे ये लोग। झांसी में हमारी रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रही थी। कौन? लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रही थी। यहां पर बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, गोरखपुर क्षेत्र में गजाधर इसका नेतृत्व कर रहे थे। गजाधर बहुत बड़े नेता थे इस समय। और बरेली में इसका खान बहादुर खान, कौन? खान बहादुर खान ये नेतृत्व कर रहे थे आपके, खान बहादुर खान ये नेतृत्व कर रहे थे आपके यहाँ पर। और जो जगदीशपुर है, यहाँ हमारे कुंवर सिंह, कौन? कुंवर सिंह जमींदार थे ये इसका नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर आपके। और जो फैजाबाद है, जिसको हम अयोध्या कहते हैं आज आपके, यहाँ पर आपके अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये आपको यहाँ से राज करना, क्या करना है? मौलवी अहमदुल्ला, ये आपके काम का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अहमदुल्ला, इसको आप रटकर जाएंगे यहाँ से। ये वही व्यक्ति हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में पहली बार जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा, कौन सा नारा? जिहाद का नारा कौन से विद्रोही ने लगाया? अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, इसको आप याद कर लें, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा कौन से विद्रोही हमारे आपके विद्रोही नेता ने दिया? तो वो कौन है? वो थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने यहां पर जिहाद का नारा दिया, अर्थात हमारा धर्म खतरे में। इसको आप याद कर लेंगे। वो फैजाबाद के थे। ये आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। यहां से मैं इसको यहाँ पे और बताऊंगा बात आपके। मथुरा में भी थे एक देवी सिंह नाम के व्यक्ति। देवी सिंह ने मथुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर? मथुरा में कौन थे? मथुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया। किसने किया है? देवी सिंह ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको, जो ग्वालियर क्षेत्र है हमारा इस समय, ग्वालियर क्षेत्र में, यहां पर जो ग्वालियर में है, वो ग्वालियर में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। कौन कर रहे? तात्या टोपे जी कर रहे थे। बहुत योग्यतम सैनिक थे ये ग्वालियर में, जो कहीं ना कहीं नाना साहब से जुड़े हुए थे। अब मैं बताऊंगा ये विद्रोह हमारा फेल हो गया, और इस विद्रोह में कैसे विद्रोहियों फतेह पाई आपके। तो ये बरेली क्षेत्र है, बरेली क्षेत्र में मैं पुनः यही बता दूंगा आपको थोड़ा सा, बहुत जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो बरेली क्षेत्र है, बरेली में बहुत तेजी से जो हमारा जेम्स आउटरम है, कौन है? जेम्स आउटरम है, ये रहा जेम्स आउटरम। इसने विद्रोहियों को कुचल दिया। विद्रोहियों को जो कुचलने वाले अंग्रेज हैं, विद्रोहियों को दबाने वाले जो अंग्रेज हैं, कौन है? दबाने वाले जो अंग्रेज हैं, मैं यहां बता रहा हूं वो कौन कौन से अंग्रेज थे, जिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी दबा दिया। तो बरेली में कौन है? वो जेम्स आउटरम है। इसको आप याद करेंगे यहां से। और जो लखनऊ क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है? जो लखनऊ और कानपुर है, कौन? लखनऊ और जो कानपुर है, वहां पर आपके कॉलिन कैम्पबेल, कौन है वहां पर? कॉलिन कैम्पबेल, कॉलिन कैम्पबेल थे। ये बहुत बहादुर अंग्रेज थे। इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्रोह को कुचल दिया आसानी से, और इस विद्रोह पर इन क्षेत्रों पे पुणे उन्होंने कब्जा कर लिया और इनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत खास बात है, जो आपको कहीं ना कहीं और बच्चों से अलग करेगी यहाँ पर, कि जो लखनऊ की कौन है आपके? जो बेगम हजरत महल है, ये बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल है ये रही आपके यहां से। और जो कानपुर के कौन है? नाना साहब। कौन है? नाना साहब हैं आपके कानपुर के। ये दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जान बचा करके कहां भाग गए? नेपाल के जंगलों में। कहां भाग गए? ये नेपाल के जंगलों में भाग गए आपके, और ये लौटे नहीं। मैंने कहा कौन थे जो नेपाल जंगलों में भागे? वो यही हैं आपके दो लोग। आपके कौन कौन थे? एक तो आपके बेगम हजरत महल है और एक नाना साहब हैं, और ये नेपाल के जंगलों में पहुंच गए। पेपर में आएगा आपके एग्जाम में कि इस विद्रोह के दौरान कौन कौन जो थे जो नेपाल की ओर मूव कर गए, और लोग कहते हैं इन्होंने छिप करके अंग्रेजों पर लगातार प्रहार किया, लेकिन इसके कम ही साक्ष्य मिलते हैं। हम तो ये बताएंगे आपको एग्जाम के लिए कि नाना साहब जो कहे जाते हैं संगठन करता तो हैं, लेकिन बेहतर नेतृत्व करता नहीं थे। अगर नेतृत्व करता होते तो इस विद्रोह को बेहतर करके ले जाते, आगे विद्रोही नेतृत्व करते, इसलिए ये मामला फेल हुआ। मैं बताऊं आपको, जो कानपुर क्षेत्र है वहां कब्जा हो गया। अब आपका बनारस और जो इलाहाबाद क्षेत्र था इस समय, जो एक बहुत बड़ा गढ़ था यहाँ पर, कौन सा? बनारस और इलाहाबाद। यहाँ पर बनारस पर भी, बनारस और जो इलाहाबाद क्षेत्र जिसे आप आज प्रयागराज कहते हो, यहां पर कहीं ना कहीं आपके जो अंग्रेज था वो बहुत अंग्रेज बहादुर था,
और उस अंग्रेज नाम का क्या नाम था आपका, यहां पर बताऊंगा आपको, वो आपका कर्नल नील, ये कर्नल नील नाम का व्यक्ति था। और इसने देखते ही देखते इन दोनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार जता लिया। यानी कहीं ना कहीं मैं आपके लिए जो बड़ी बात बताऊंगा, जो बहुत बड़ी बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और वो क्षेत्र था झांसी का जहां सबसे अधिक टकराव देखने को मिला आपके। और यहां पर कर्नल हीरोज, जनरल हीरोज, ये जनरल हीरोज थे, ये ब्रिटिश आर्मी के बहुत बहादुर और तगड़े नेता हुआ करते थे। और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को यहां पर इन्होंने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया लक्ष्मीबाई को, लेकिन लक्ष्मीबाई ने समर्पण नहीं किया। और मैं बताऊंगा आपके कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस लक्ष्मीबाई ने, हमारी बेटी ने, इस हमारी बहन ने समर्पण नहीं किया और जनरल हीरोज को मजबूर कर दिया आपके कि तुम्हें झुकना पड़ेगा। लेकिन जनरल हीरोज की सेना के सामने लक्ष्मीबाई की सेना पराजित हुई और धोखे से लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी गई इस युद्ध के दौरान। और लक्ष्मीबाई हत्या हुई, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया। ये 1857 का विद्रोह कोई मामूली विद्रोह नहीं है। मैं फिर कहूंगा ये आपके लिए बहुत विशेष खास क्लास है। करियर प्लस उन्हीं बातों को बताएगा जो तर्क संगत हैं, सटीक हैं और विश्वसनीय हैं। जितने भी तथ्य मैं लेकर आया हूं आपके लिए, वो सारे तथ्य आपके विश्वसनीय हैं और वो हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। चाहे वो डेट हो, चाहे वो ईयर हो, ये सारी डेट आपको याद करनी है, घटना याद करनी है। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अंतिम बात बताऊंगा कि आखिर ये विद्रोह कैसे फेल हो गया, या आखिर ये विद्रोह कैसे असफल हो गया। तो मैं आपको कम वर्डों में बताऊंगा कि ये विद्रोह जो असफल हुआ, वो विद्रोह एकाएक असफल नहीं हुआ, बल्कि इस विद्रोह की असफलता के लिए जो बड़े कारण थे वो था सबसे बड़ा संगठन का अभाव। क्या है वो संगठन का अभाव है, इसलिए ये विद्रोह हमारा फेल हुआ आपके। इसके अलावा जो विद्रोही हमारे जो आपके नेतृत्वकर्ता हैं, वो नेतृत्वकर्ता आपस में बटे हुए थे। ये नेतृत्व आपस में ये बटे हुए हैं। क्या ये बटे हुए हैं आपके, ये बटे हुए हैं, इनमें एकता नहीं थी इन लोगों में। इसके अलावा जो हमारी नीतियां हैं वो दूरदर्शी नहीं है, नीतियां हमारी दूरदर्शी नहीं थी वो आपके। इसके अलावा हमारे पास धन का अभाव था, धन का अभाव था, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कोई संगठित सेना नहीं थी, कोई संगठित सेना नहीं थी आपके कि इनका अंग्रेजों का मुकाबला कर पाती। और एक बहुत बड़ी बात, हमारे पास जो हथियार थे वो बहुत दोयम किस्म के थे, जो हथियार थे वो बहुत कमजोर थे। हमारे हथियार क्या थे, हमारे हथियार भाले थे, हमारे हथियार लठिया थी, हमारा हथियार खुरपी थी, हमारे हथियार डंडा थे। और अंग्रेजों के पास इनफील्ड राइफल थी, उनके पास तोपें थी, बढ़िया तलवार थी, उनके पास अच्छे घुड़सवार थे और उनके पास रेल थी। यानी हमारे पास संचार की सेवाओं का भी अभाव था, हमारे पास बेहतर संचार और परिवहन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, परिवहन सेवाएं नहीं थी। अंग्रेज बहुत जल्दी से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंच जाया करते थे, जबकि हमारे विद्रोही सैनिक धीरे धीरे पहुंचा करते थे और उनके साथ धोखा भी हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर, कहीं ना कहीं इन विद्रोहियों के पास कोई विजन नहीं था, कोई ऐसा विजन नहीं था कि विद्रोह के बाद क्या होगा और एक कौन नेता होगा जो पूरे सारे समुदाय का नेतृत्व करेगा। और यहां कहीं ना कहीं देसी रियासतों ने, किसने, देसी रियासतों ने भी धोखा दिया और देसी रियासतों ने, रजवाड़ों ने इन विद्रोहियों का कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं आपको बताऊंगा विद्रोही देसी रियासतों के राजाओं के नाम जो एक नंबर के दगाबाज थे, जिन्होंने उस समय भारत की माटी के साथ गद्दारी की। वो और कोई नहीं बल्कि वो एक ग्वालियर के सिंधिया थे। इन्होंने कोई भी इन विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया। वो आपके इंदौर के होलकर थे, इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, यद्यपि ये मराठी हुआ करते थे। इसके अलावा जो भोपाल के नवाब थे, एक नंबर के ये विश्वासघाती थे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। इसके अलावा जो उत्तर में जो कश्मीर क्षेत्र है, कोई समर्थन नहीं दिया। इसके अलावा जो आपके, मैं यही बताऊंगा, आपके जो सिंध क्षेत्र है उसका कोई सहयोग नहीं मिला। और जो पटियाला के राजा थे, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया आपके। ये कहीं ना कहीं भारत के ये विद्रोही सैनिक अपने बल पर लड़ रहे थे, इन्हें इनका कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ये सारे राजाओं ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया। अगर इन्होंने समर्थन दिया होता तो
तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। तो भारत का जो 1857 का विद्रोह है वो एक मात्र विद्रोह नहीं है, वो एक सिपाही विद्रोह नहीं है, बल्कि एक जन विद्रोह था, क्योंकि उसमें भारत के किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, इनका सहयोग था। लेकिन यहां पर मैं बताऊं आपको एक अंतिम बात और, यहां पर शिक्षित वर्ग, जो आपको शायद नहीं पता होगी, शिक्षित वर्ग और हमारे व्यापारी वर्ग, इन्होंने भी इन विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया। अगर शिक्षित वर्ग के लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अगर इन विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया होता तो ये अपने संदेशों और बैठकों के माध्यम से इस विद्रोह का प्रचार प्रसार करते। इन्होंने सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, इन्होंने सहयोग नहीं किया। मैं फिर कहूंगा आपसे, ध्यान देंगे, व्यापारी वर्ग के लोगों ने, यहां तक लिखा है, व्यापारी वर्ग के लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने बंबई और कलकत्ता में सभाएं की और मंदिरों में जाकर प्रार्थना की कि अंग्रेज सफल हो जाएं और विद्रोही विफल हो जाएं। विद्रोहियों का ये जो आपका विद्रोह है वो सफल नहीं होना चाहिए। और जमींदार वर्ग के लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विद्रोह सफल हो। ये बड़े जमींदार थे जो एक बड़ी भूमि संपत्ति के मालिक थे, उन्हें पता थी अगर ये विद्रोह सफल हो गया तो सबसे पहले उनकी जमींदारी जाएगी, सबसे पहले उनकी जमींदारी समाप्त होगी। तो जमींदारी वर्ग के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विद्रोह सफल हो। व्यापारी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि व्यापारी कालाबाजारी करते थे, अधिक से अधिक धन कमाते थे, इसलिए वो व्यापारी नहीं चाहते थे। शिक्षित वर्ग के लोग नहीं चाहते थे कि अशिक्षित वर्ग के लोग भी सत्ता में भागीदार बने, उनकी भी भागीदारी हो। शिक्षित वर्ग के लोग सीमित रहना चाहते थे, वो इन आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को, छोटे छोटे जमींदारों को भागीदारी देना नहीं चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं ना व्यापारियों को सहयोग मिला, ना बड़े जमींदारों को सहयोग मिला, ना शिक्षित वर्ग का सहयोग मिला, ना देसी राजाओं का सहयोग मिला। और मैं पहले बताया, पैसे का अभाव था, धन का अभाव था, सैनिकों का अभाव था, अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। इनके अंदर जोश तो था, लेकिन नेतृत्व करता कोई ऐसा नहीं था जो इस विद्रोह को नेतृत्व कर पाता। इस विद्रोह के बाद क्या हुआ वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर क्या ऐसा हुआ, इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। और एक नया वीडियो आपके लिए फिर लेकर आ रहा हूं। आप लोग खुश रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लाइक शेयर बिल्कुल बनता है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। खुश रहिए आप लोग, तब तक उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।